नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम। रेट्रो मैजिक मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अमर अकबर एंथनी की मेकिंग के पार्ट 1 के बाद बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आए, कॉम्प्लीमेंट्स आए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने कहा वी आर ईगरली वेटिंग फॉर पार्ट 2। तो आज अमर अकबर एंथनी की मेकिंग का पार्ट 2 आपके सामने पेश कर रहा हूं। पार्ट 1 में फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, स्टोरी कैसे डेवलप की गई, ये मैंने बताया। पार्ट 2 में मैं बात करने वाला हूं इस फिल्म के डायलॉग्स के बारे में, जो फिल्म की एक हाईलाइट बन गई। इस फिल्म के बनने के वक्त, यानी कि जब प्लानिंग हो रही थी, मनमोहन देसाई साहब एक और फिल्म लगभग बना चुके थे। फिल्म का जो क्लाइमैक्स पोर्शन था वहां पे आके फंस गए। वो फिल्म का नाम था रोटी। राजेश खन्ना, मुमताज जी उस फिल्म में थे। और कुछ हुआ ऐसे कि उस फिल्म का जो डायलॉग राइटर था उसके साथ मनमोहन देसाई साहब की कुछ अनबन हो गई, जो क्लाइमैक्स सीन है उसको लेकर, जिसके डायलॉग्स उन्हें अच्छे नहीं लगे। राइटर ने कोशिश की दोबारा लिखने की, लेकिन बात नहीं बनी और बात कुछ ऐसे बिगड़ गई कि राइटर फिल्म छोड़ के चला गया, जिसकी वजह से वो क्लाइमैक्स सीन वहीं पे रुक गई और फिल्म की शूटिंग भी अटक गई। फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकी। बड़े परेशान थे मनमोहन देसाई साहब। उसी वक्त एक और जगह, यानी कि मुंबई में एक और जगह, एक उभरते हुए राइटर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। ये राइटर का जन्म हुआ काबुल में, परवरिश हुई मुंबई के सबसे गंदी इलाका, यानी कि द बिगेस्ट स्लम, कामाटीपुरा में। वो लड़का वहां से निकलकर म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़कर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, बाद में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो टीचर बन गया साबू सिद्दीकी कॉलेज में। और वो लड़का जिसे लिखने का शौक था, और वो कभी नहीं चाहता था कि वो फिल्मों की तरफ बढ़े, उसके जहन में भी नहीं था कि वो फिल्मों में कभी लिखेगा। उस लड़के का एक ड्रामा लोकल ट्रेन बड़ा मशहूर हुआ। फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग इस प्ले को देखकर आकर्षित हुए और नरेंद्र सिंह बेदी जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इस लड़के को एक ऑफर दिया उनकी एक फिल्म में डायलॉग लिखने का। उस लड़के ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती की कि जिस तरह तुमने लोकल ट्रेन या आपका नाटक लिखा है, उसी तरीके से इस स्टोरी को डेवलप करो। और कहानी बताई गई। वो लड़के ने महज एक दिन के अंदर फिल्म के सारे डायलॉग्स लिखकर दे दिए। 1500 रुपये मिले उस लड़के को, और वो बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में, जिस वक्त वो लड़का 250-300 रुपया कमाता था महीने में। ये फिल्म थी जवानी दीवानी। और जवानी दीवानी रिलीज हुई और इस लड़के की किस्मत टेक ऑफ कर गई। हफ्ते भर के अंदर एक और प्रोड्यूसर आया और इस लड़के से कहा कि मेरे फिल्म का डायलॉग भी आप लिखोगे। लड़के ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं साबू सिद्दीकी कॉलेज में प्रोफेसर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं आना चाहता। बात कर ही रहा था तब तक उस प्रोड्यूसर ने इस लड़के के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। लिफाफा थोड़ा मोटा था। यह राइटर साइड पे गया, लिफाफा खोलकर देखा, गिनकर देखा तो उसके अंदर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये देखकर उसका ईमान डगमगा गया और उसने कहा कि मैं जितना जल्दी हो सके आपका कहानी लिख दूंगा, ये मेरी आखिरी फिल्म होगी। वो फिल्म थी खेल खेल में, ऋषि कपूर नीतू सिंह वाली। वो फिल्म कंप्लीट हुई और तीसरी फिल्म उसके हाथ लग गई और उसे मजबूरन वो भी करना पड़ा। उस फिल्म के लिए उन्हें मिले 15,000 रुपये। वो फिल्म का नाम था रफू चक्कर। अब इस दलदल से वो निकल नहीं पाया और उसी दौरान एक दोस्त ने बताया मनमोहन देसाई साहब राइटर के तलाश में है, जाओ मिलाओ। इस लड़के को कोई इंटरेस्ट नहीं थी, बट बहुत ज़बरदस्ती की
तो वो गया मिलने और मनमोहन देसाई साहब से मिलने के लिए खेतवाड़ी जहाँ वो रहते थे वहाँ पहुँच गया। शाम के 5 बजे थे और उस एरिया के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तो जाकर मिला और कहा कि मैंने सुना आपको राइटर की ज़रूरत है, मैं लिखता हूँ। और देसाई साहब बड़े मुंहफट, उन्होंने सीधा कह दिया, भाई मैं मियाँ बाई से बहुत परेशान हूँ, मुझे मुहावरे शायरी ये वगैरह नहीं चाहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज जो मेरी ऑडियंस समझ सकती है मुझे उस लैंग्वेज में चाहिए। उस भाषा में अगर लोग लिख सकते हो तो मेरा काम लो, नहीं तो अभी यहीं से निकलो। इतना ही कह दिया कि तुम्हारा अगर काम मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं लात मार के निकाल दूंगा। अब लड़के की ईमान को चोट लग गई। उसने भी कहा अगर मेरा काम अच्छा लगे तो देसाई साहब ने कहा तेरे को मैं सर पे बिठाकर नाचूंगा, जैसे गणेश चतुर्थी में गणपति को सर पे रख के नाचते हैं ना, वैसा। ऊपर गए, घर में कहानी समझाई और वो सीन समझाया जिस सीन की वजह से फिल्म अटकी थी। लड़के ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। पूरी रात बैठकर वो सीन लिखकर अगला दिन शाम को 5 बजे वहीं पहुंच गया और फिर देखा देसाई साहब बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। दूर से देखते ही देसाई साहब ने 2-3 मोटी मोटी गालियां दी और कहा ये बेवकूफ़ आ गया है, अब बोलेगा आके मेरे से काम नहीं हुआ। राइटर नज़दीक आया और पूछा साहब मेरे को गाली क्यों दी आपने? तो मनमोहन देसाई साहब हक्का बक्का रह गए। बोला अरे तुमको कैसे पता मैंने गाली दी? तो इसने कहा मैं लिप रीडिंग जानता हूँ, मैं आपके होठों को पढ़ सकता हूँ। तो देसाई साहब थोड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा छोड़ दो, माफ़ी दे दो मुझे, चलो किस काम से आए हो बताओ। तो इन्होंने कहा मैं आपका सीन लिख के लाया हूँ। दंग रह गए, सीन लिख के लाए? राइटर लोग ले जाते हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन, तुम एक दिन में लिख के लाए हो? बोला हाँ, सुनाना चाहता हूँ। ऊपर ले गए और फिर राइटर ने सीन सुनाना शुरू किया। सुनते सुनते मनमोहन देसाई साहब लगभग पागल सा हो गए। एक सोफे से दूसरे सोफे में उछलकर बैठ गए और कहा फिर से सुनाओ। फिर तीसरी बार फिर से सुनाओ। 3 बार सुनने के बाद इतना एक कहते हैं ना जुनून जैसा उनके अंदर आ गया कि अपनी बीवी को बुलाया और बोला देखो लड़के ने क्या लिख के लाया कमाल का। फिर से एक बार सुनाए और लगभग 10 बार इस लड़के ने उसी सीन को पूरा सुनाया, पूरी नरेशन के साथ, डायलॉग डिलीवरी के साथ, जिस तरह से हर एक पंचेस और पॉजेस के साथ। देसाई साहब इतना खुश हुए, गले से लगा लिया। उनकी पत्नी ने कहा कि पिछले 6 महीने से मेरे पति बहुत परेशान है, राइटर नहीं मिल रहा है। उन्हें आप ही जैसे एक राइटर की तलाश थी। खुश होकर अंदर गए, अपना जो पोर्टेबल टीवी था वो ले आए और दे दिया। बोले ये इनाम है, रख लो। एक गोल्ड चेन, एक ब्रेसलेट, ये भी थमा दिया उनके हाथ में और कहा मेरा अगला फिल्म जो है वो तुम लिखोगे और कितना पैसा लेते हो लिखने का? तो उस राइटर ने कहा पिछली फिल्म के लिए मुझे 15,000 रुपये मिले। तो मनमोहन देसाई साहब हंसने लगे और बड़े फिल्मी अंदाज में कहा मनमोहन देसाई का राइटर 15,000, आज से तुम्हारा रेट होगा 1 लाख रुपया। राइटर के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पूरी ज़िंदगी में उसने कभी 1 लाख रुपया देखा नहीं था और मनमोहन देसाई साहब ने उस दिन ये फैसला कर लिया कि आज के बाद मेरे हर फिल्म का डायलॉग तुम ही लिखोगे और हर फिल्म के साथ तुम्हारी पेमेंट बढ़ती जाएगी। वो लड़का आगे चल के हिंदुस्तान फिल्म जगत का एक नामचीन राइटर, एक्टर, कॉमेडियन और डायलॉग राइटर बनेगा, जिसका नाम था कादर खान। और तो कादर खान और मनमोहन देसाई साहब, इनकी एक अटूट बंधन फिल्म रोटी से शुरू हुई और अमर अकबर एंथनी इस फिल्म में मुकम्मल हुई। और इस फिल्म के डायलॉग इतने लोकप्रिय हुए कि पॉलीडोर वालों ने अमर अकबर एंथनी के डायलॉग्स की भी एलपी रिकॉर्ड निकाल दी और बहुत सारे इस फिल्म के डायलॉग्स लोगों के ज़बान पे ऐसे बैठ गई। खास करके एंथनी गोंसाल्विस का जो किरदार मनमोहन देसाई साहब जहाँ रहते थे वहाँ एक
नकली शराब बनाने वाला और बेचने वाला एक आदमी था, जो सस्ता शराब जो बना के बेचते हैं, बूटलेगर, उससे मिलवाया। और वो आदमी का बोलने का जो लहजा था वो बिल्कुल कादर खान साहब ने पकड़ ली, और वो आदमी बिल्कुल उसी तरह बात करता था जैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन जी यानी कि एंथनी गोन्साल्विस बात करता है। अरे बहुत दिन से दिखता च नहीं है, किधर है तू, अपन तेरे को फोड़ डालेगा, आज तक अपन को कोई पकड़ नहीं सका, तो फर्स्ट एंड लास्ट आदमी होगा। तो ये हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर और ये जो कोलोकियल लैंग्वेज है, थोड़ी सी बाईगिरी वाली, एटीट्यूड वाली, ये सब उस एंथनी जो नकली शराब बनाता था उस आदमी से लेकर इस फिल्म में डाल दी, और फिल्म के डायलॉग्स बहुत मकबूल हुए। कादर खान साहब इस फिल्म के साथ ऐसे इंडस्ट्री में छा गए कि सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर इनके लाइन लग गई। अमर अकबर एंथनी का डायलॉग्स आज भी अब जब देखते हैं यादगार रहे, इसलिए कि लिखने वाला आदमी कोई और नहीं, कादर खान साहब थे, जो गरीबी से ऊपर आए थे और वो सब देखा था, वो मोहल्ला, वो जो बात करने का जो लहजा है लोगों का, ये सब कुछ उनके जहन में थी। तो वो अपने कलम से वो सारे डायलॉग्स में ला दिए। अमर अकबर एंथनी का आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, इसी वादे के साथ कि इसका जो अगला एपिसोड होगा पार्ट 3, उसमें और भी इंटरेस्टिंग किस्से आएंगे इस फिल्म से जुड़े हुए। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, शब खैर।